हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, एकदम निचोड़ पूरी तरह से इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने हुए रहिए और ध्यान से सुनिए, और जहां आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर C14 है क्या चीज़, C14 क्या है। इसको हम पूरी तरह से निचोड़ जानेंगे, इसका निचोड़ करके इसको हम टुकड़ों में बांट कर इसको हम समझेंगे पूरी तरह से। तो आप वीडियो पर बने हुए रहते। देखिए, C14 क्या है। तो C14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। C14 कार्बन का सबसे लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। C14 का आधा जीवन 5730 वर्ष है। इसका मतलब है कि 5730 वर्षों के बाद किसी जीव में मौजूद आधे C14 का क्षय हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है। ठीक है। C14 कॉस्मिक किरणों और बिजली के गिरने से बनता है। C14 का इस्तेमाल कार्बनिक पदार्थों की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे रेडियो कार्बन डेंटिंग कहते हैं। C14 डेंटिंग की मदद से पुरातात्विक कलाकृतियों की सटीक उम्र का पता लगाया जाता है। C14 डेंटिंग की खोज बिलार्ड लिब्बी ने शिकागो विश्वविद्यालय में 1940 के दशक में की थी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि दशक क्या कहलाता है। तो आप में से अधिकतर लोग जानते हो कि दशक क्या कहलाता है। तो देखिए, 10 वर्षों का दशक कहलाता है। मतलब कि 1940 के दशक में की है, यानी कि 1940 से लेकर के 1949 के बीच में इन्होंने कार्बन 14 का डेंटिंग की खोज की। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, इसको हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री विलार्ड लिब्बी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम आ गया। तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि 1940 के दशक का मतलब हो गया कि 1940 से लेकर के 1949 के बीच में इन्होंने खोज किया। तो इसको आप नोट करिएगा तो कर लीजिए कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लिब्बी, मतलब शॉर्ट नेम है, B.F. लिब्बी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय है। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। देखिए, इसमें क्या है, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का चर्चा किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हैं कौन। हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन हैं अभी तत्काल में। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत हैं। अगर आपका कंपटीशन में अगर एग्जाम में अगर पूछ दे क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा, यदुवीर सिंह रावत। ठीक है। इससे पहले वी विद्यावती 12 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनी थी। वे 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की IAS अधिकारी हैं। कौन? वी विद्यावती ने 2020 से 2023 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक के तौर पर उन्होंने काम किया। अब हम लोग समझते हैं, पूरी विस्तार से इसको पूरी गौर से समझते हैं कि आखिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है क्या चीज़, इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी। 1861 में की थी। अगर आपको लगे कि इसको नोट करना चाहिए, अगर साइड में वीडियो भी चल रहा होगा, आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को अक्सर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है।
वे एक ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे। उन्होंने सारनाथ और सांची समेत भारत के कई स्थलों की खुदाई की। उन्होंने भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली थी। उन्होंने कई किताब और मोनोग्राफ लिखे हैं। उन्होंने कलाकृतियों का व्यापक संग्रह भी किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। ये क्या है? एक सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर क्वेश्चन अगर कहीं अगर कंपटीशन में पूछ दिया जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एजेंसी कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। तो देखिए तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुतका गेंडोर कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, मांदा कहाँ है और दाइमाबाद कहाँ है। इसको हम पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो देखिए सुतका गेंडोर जो है वो अभी बलूचिस्तान में पड़ता है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। इसको आप हो सके तो नोट करते हुए जाइए, नहीं तो सिर्फ ध्यान दीजिए और इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको अधिकतर माइंड में कैप्चर हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। रटना नहीं है, सिर्फ अब हो सके तो दिन में 1-2 बार वीडियो आप देख लीजिए, बस काफ़ी है। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिला में महाराष्ट्र में है। तो देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और कौन कौन से वो बड़े नगर की संज्ञा दी गई? किस किस को? नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 गनवारीवाला, नंबर 4 राखीगढ़ी, नंबर 5 धौलावीरा और नंबर 6 कालीबंगन। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी है, आप इसको नोट करिएगा तो कर लीजिए। देखिए धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीवाला, धौलावीरा और कालीबंगन ये सब वर्तमान में कहाँ हैं। अगर इसको जानने की कोशिश करें तो इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये लोग अभी वर्तमान में कहाँ हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है, ठीक है। और हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और गनवारीवाला दक्षिण पंजाब पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में है, ठीक है। और देखिए आगे देखिए कि राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में है अभी तत्काल में। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले के भचाऊ तालुका के खादिरबेट में है। और कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं अभी यहाँ पर, इसको हो सके तो आप नोट कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको आप गौर से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन जब भारत की अगर बात आए तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है, जो कि घंघर नदी के पास में है, जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है। जिसके मध्य में क्या है? स्नान कुंड है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई कितना है? 2.43 मीटर है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे पुनः फिर से खाली कर दिया जाता था।
शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदी, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। ठीक है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रों में मिले हैं। देखिए, जो हम चीज़ बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता रहे हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहला सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। क्या थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो इसका आंसर मारेंगे हम लोग सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है। अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी, तो हम इसको क्या आंसर देंगे? इसको आंसर देंगे सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या क्या थी? गेहूं और जौ। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोददा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब हम लोग समझते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल नदी उत्खनन और वर्तमान स्थिति। जो नदी को जो उत्खनन जो होता था उसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, आप वीडियो पर बने हुए रहिए और देखिए। हम लोग पहले समझते हैं कि उत्खननकर्ता क्या होता है। उत्खननकर्ता क्या होता है? तो देखिए, उत्खननकर्ता एक भारी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में मिट्टी खोदने और उसे हटाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग माइंड में सोचते होंगे, प्रश्न उठता है कि आखिर लोग उत्खनन क्यों करवाते थे, किस लिए उत्खनन करवाते थे? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़मीन से चट्टान, रेत, बजरी या अन्य खनिजों को निकालते थे ताकि उनका उपयोग निर्माण या अन्य उपयोगों के लिए सामग्री बनाने में किया जा सके। इसीलिए लोग उत्खनन करवाते थे। तो देखिए, रावी नदी का उत्खनन जो कि हड़प्पा में है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला में है। इसका उत्खनन 3 लोगों ने करवाया। कौन कौन से? नंबर 1 दयाराम साहनी ने करवाया 1921 ईस्वी में। दूसरा मोधोस्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में। और नंबर 3 व्हीलर 1946 ईस्वी में करवाएं। अब आइए सिंधु नदी जो कि मोहनजोदड़ो में है। सिंधु नदी कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में है। इसका उत्खनन भी 3 लोगों ने करवाया। नंबर 1 राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। नंबर 2 मैके 1927 ईस्वी में। और नंबर 3 व्हीलर 1930 ईस्वी में। अब सिंधु नदी, फिर से सिंधु नदी मतलब सिंधु नदी एक से बहुत दूर कई एक जगहों को टच करते हुए जाता था ना, तो हर जगह पर अलग अलग इसका खुदाई होता था। तो सिंधु नदी जो कि चनहुद्रो में है, चनहुद्रो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, नवाब शाह में है। इसका उत्खनन 2 लोगों ने किया। मैके ने किया 1925 ईस्वी में और एनजी मजुमदार ने किया 1931 ईस्वी में। अब आइए घंघर नदी जो कि कालीबंगन में है। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। इसका उत्खनन 3 लोगों ने करवाया। अलमानंद घोष 1951 ईस्वी में
और बी वी लाल एवं बी के थापर 1961 ईस्वी में, ये दोनों मिलकर करवाए थे। अब जाइए सिंधु नदी, फिर से सिंधु नदी जो कि कोटदी जी में है। क्या है? कोटदी जी में है। यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। इसका उत्खनन फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में करवाया। अब आइए मादर नदी जो कि रंगपुर में है। यह गुजरात का काठीवारा जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 के बीच में करवाया। सतलज नदी जो कि रोपर में पड़ता है। यह पंजाब का रोपर जिला में है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 में करवाया। अब आइए 8 नंबर 8 भोगवा नदी जो कि लोथल में है। यह गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में करवाया था। हिंडन नदी जो कि आलमगीरपुर में है। यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में करवाया था। दास्क नदी यह सुतकागेंडोर में पड़ता है जो कि पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। इसका उत्खनन ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में करवाया था। अरंगोई नदी जो कि बनमाली में पड़ता है। यह हरियाणा का हिसार जिले में है। इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में करवाया था। देखिए जिस नदी से रिलेटेड जो कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके हम लोग विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो को देखते रहिए। तो लूनी नदी जो कि धौलावीरा में है। यह गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन 2 लोगों ने करवाया। नंबर 1 जेपी जोशी 1967 से 1968 ईस्वी में करवाए थे। और नंबर 2 रविंद्र सिंह बिष्ट जो कि 1990 से 1991 ईस्वी में करवाए। सादिकौर नदी जो कि सोतकाह में है। यह दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी में करवाया था। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा उठता है कि मेसोपोटामिया क्या है। आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेसोपोटामिया क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच। यह इलाका दजला और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबिल जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का कुजिस्तान प्रांत के क्षेत्र शामिल हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वणिक वर्ग क्या कहलाता है, किसे कहते हैं वणिक वर्ग। तो देखिए वणिक वर्ग यानी कि व्यापारिक वर्ग होते हैं जो कपड़े, किराने का सामान या विदेशी व्यापार में शामिल होते हैं, उसको वणिक वर्ग कहा जाता है। अब तो आप जान गए होंगे कि वणिक वर्ग किसको कहा जाता है। देखिए पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो है, हम लोग स्वास्तिक का जो चिन्ह जो लगाते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ जो कि मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है, मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था, मतलब मातृसत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मन बहलाने के लिए करते थे, टाइम पास करने के लिए करते थे। ये लोग का यही मतलब मनोरंजन का साधन था, वो करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे।
कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। क्या थी? यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या मारेंगे? हड़प्पा में थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने का प्रथा था और मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रथा विद्यमान था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग सिंधु काल में विदेश जो व्यापार जो होता था उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो कौन सा चीज़ वस्तुएं और कहाँ से निकल कर के विदेश में व्यापार होता था जाता था। तांबा जो है खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से जाता था। चांदी जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से जाता था। सोना जो है कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान से जाता था। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से और लाजवर्त मेसोपोटामिया से। शीशा ईरान से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारा बताने का जो तरीका है अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लाभ मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।